ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, sir, visible. ओके ओके। तो हम लोग कुछ जैसे जितने भी बेसिक्स हमारे कैलकुलेशंस है गॉसियन में, तो उसको हम लोग समझने से पहले उसके कुछ बेसिक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो इसमें जो स्लाइड, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक टॉपिक है, ये पोटेंशियल एनर्जी सरफेस। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? Yes, sir. ओके ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस क्या है ये? एक्चुअली अगर हम जो भी मॉलिक्यूल्स हम लोग जो तुमने बिल्डर्स में बनाए होंगे मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम लोग इनपुट के तौर पे एक मॉलिक्यूल्स की पोजीशनिंग देते हैं, इनिशियल पोजीशन। उस पोजीशन की वजह से या तो उसमें दो तरह के इंट्रैक्शन है, या तो बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है। तो इस दोनों की इंट्रैक्शंस की वजह से जो है ऐदर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, हम मुझे एक एनर्जी उससे मिलती है, मतलब उस सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम एक एनर्जी कंटेंट करता है। तो उसी दोनों का सम है वो एक पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एक जनरेट होता है। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर्स ऑफ एटम्स है, उसके हिसाब से ये मल्टी डायमेंशनल एक सरफेस जनरेट होता है, एक इमेजिनरी सरफेस, जिस जिस पे हम लोग एनर्जी का एनालिसिस करते हैं कि कौन सा मिनिमा है, कौन सा मैक्सिमा है, कहाँ पे क्या है। तो इसके बारे में, तो ये पोटेंशियल एनर्जी सरफेस जो है, ये मॉलिक्यूल के फंक्शन जो है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स का है। और स्ट्रक्चर में भी ये स्पेसिफिक पोजीशन की किस रिस्पेक्ट में पोजीशन, जैसे कोई किस कोऑर्डिनेट पे, जिस तरह हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, तो इसमें भी बहुत सारे फंक्शन है। तो ये फंक्शन है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के बेसिस पे। अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, अगर H2, तो इसके 2D प्लॉट्स होंगे, जिसमें कि एक्स एक्सिस पे उसका इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन होगा, कितने दूर उसकी न्यूक्लियस ये है, अपार्ट है, और वाई एक्सिस पे उसकी एनर्जी। तो इससे हमें एक सरफेस मिलेगा 2D प्लॉट में, कि हमें कहीं पे मिनिमम उसकी एनर्जी होगी तो नीचे होगा, कहीं मैक्सिमम होगी। तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी सरफेस में उसका मिलता है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसी तरीके से अगर मॉलिक्यूल्स के नंबर्स को हम बढ़ाते जाएंगे, तो इसकी ये मल्टी डायमेंशनल एक सरफेस, इमेजिनरी सरफेस जनरेट होगी, जिसपे हम लोग एनर्जी एनालिसिस या उसके मिनिमा मैक्सिमा उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो इस ये जो फिगर दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स, डॉटेड रेड पॉइंट्स है, और बाकी जो कुछ कुछ कर्व है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। तो ये माउंटेन और वैली लाइक स्ट्रक्चर हम लोग जनरली मिलता है। तो इसमें कुछ वैलीज है, कुछ पीक्स है, उसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में देखेंगे कि वो क्या है, कहाँ पे रिएक्टेंट्स है, कहाँ पे इंटरमीडिएट्स है, कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो जो मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे वैलीज लाइक स्ट्रक्चर है, वो जनरली हम लोग ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री का होता है, जो हम लोग जो शुरू में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी को मिनिमम रखते हैं। तो इसीलिए इस कर्व में दिख रहा होगा कि ये पूरा लोअर होते होते यहाँ मिनिमम एक पॉइंट है। उसी तरीके से ये एक इस एरिया का मिनिमम पॉइंट है, ये इस एरिया का मिनिमम पॉइंट है। तो जो भी वैलीज में मिनिमम पॉइंट है, वो एक इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर है, रिएक्टेंट हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट, वो कैसे होगा वो रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग उसको डिफाइन करेंगे बाद में। ठीक है। फिर सर इसमें सर हम्म एनर्जी, इसमें एनर्जी प्लॉट कर रहे वाई एक्सिस वर्सेस इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन। इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन मतलब सर बॉन्ड लेंथ हुआ एक, नहीं नहीं, दोनों डिफरेंट। ये न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस, इसलिए इंटर न्यूक्लियर सेपरेशन, जो उसका जो सेंटर कोर जो न्यूक्लियस होगा वो डिस्टेंस है। सर मतलब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच सेपरेशन। हाँ हाँ हाँ, वही है। क्योंकि बॉन्ड जिस तरह अगर पहले पढ़ा होगा, ये एलजे पोटेंशियल कर्व अगर पहले कभी देखा हो, तो उसमें एक टर्म्स आते हैं कि हम लोग जब मॉलिक्यूल्स दूर रहते हैं तो उसमें एक अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है। वो जैसे जैसे करीब जाएगा, वो जब उसके न्यूक्लियस
आपस में बहुत क्लोज होने लगते हैं, फिर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक रिपल्सन होता है, तो बाद में जितने क्लोज आने पे उसका रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करता है। इसीलिए हम लोग क्वांटम कैलकुलेशन में हम लोग ये जो है मॉलिक्यूल का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे बात करते हैं, उसके पैराफेरी से नहीं, उसका जो कोर का टू कोर जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी जो पीएस का जो सरफेस हम लोग जो देख रहे हैं, जैसे अभी बताया एटॉमिक मॉलिक्यूल में 2D प्लॉट होगा, तो वो सेपरेशन जो है इंटर न्यूक्लियस न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस, और वाई एक्सिस में उसका एनर्जी का प्लॉट होगा। तो यही अगर हम मॉलिक्यूल्स बढ़ाएंगे तो डायमेंशंस भी इसके कर्व के बढ़ जाएंगे। तो यहाँ एक मल्टी डायमेंशनल एक पीएस सरफेस दिखाया गया है। तो इसमें यही बता रहा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जो है उसकी ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री होती है, जो रेड डॉट्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये लिख रहा है मिनिमम फॉर प्रोडक्ट ए अगर कोई है, इसी तरीके से मिनिमम फॉर रिएक्टेंट। तो ये उसको इक्विलिब्रियम जो ज्योमेट्री मिली है, ये ऑप्टिमाइज करके मिली है। हम लोग इसके आगे देखेंगे कि ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन में इसका क्या रोल है, क्यों हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ रहा है। फिर क्या है कि जब अगर रिएक्टेंट्स मिल गए, प्रोडक्ट्स मिल गए, तो इनको इनके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम लोग एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं, है ना। ये एक बेसिक टर्म है। एनर्जी ऑफ रिएक्शन मेरे सिस्टम के हिसाब से हो सकता है वो एक्सोथर्मिक भी हो, एंडोथर्मिक भी हो, है ना। तो ये एनर्जी ऑफ रिएक्शन, इस दोनों का डिफरेंस क्या है, एनर्जी डिफरेंस फ्रॉम। और ये ऑब्वियस सी बात है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, ये एक मिनिमम वैली, इसीलिए वैली भी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, रिएक्टेंट वैली, है ना। वैली इसलिए कि वो बॉटम पे है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज होके इसकी एनर्जी बहुत मिनिमम है, ठीक है। फिर है कि लो, यस और सर। इस एनर्जी की पाथ को जो है हम, जो हमारा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कनेक्ट करता है, तो उसको हम लोग रिएक्शन पाथ बोलते हैं, हाँ। ये सब सिंपल बहुत बेसिक टर्म है, लेकिन इसमें जिस तरह ये रेड वाले कर्व दिख रहे हैं, ये एक रिएक्शन पाथ है किसका, इस रिएक्टेंट से लेके इस प्रोडक्ट को पहुंचने के लिए। लेकिन कोई भी रिएक्शन अगर हम लोग होता है तो वो एक अगर कोई भी रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया है, तो बीच में कोई ना कोई ट्रांजिशन स्टेट होगी ना, कि हम लोग विदाउट ट्रांजिशन स्टेट हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कि ट्रांजिशन स्टेट की बात हम लोग इसलिए करते हैं कि रिएक्शन अगर हो रहा है तो कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी हमें चाहिए होगी, जिससे वो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग का स्टेप्स हो, और वो फिर प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़े। तो ये जो मिनिमम एनर्जी बैरियर होता है, वो हमारा एनर्जी रिएक्टेंट से लेके एक ट्रांजिशन स्टेट टर्न होता है, वहाँ तक की जो एनर्जी डिफरेंस होगी। जैसे अगर मैं इस फिगर में देखूँ, तो ये है रिएक्टेंट की एनर्जी स्टेट, और ये है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी स्टेट। तो इसके बीच की जो एनर्जी डिफरेंस होगी, वो हमारा थ्रेशोल्ड मिनिमम एनर्जी है इस रिएक्शन पाथ को अचीव करने के लिए, मतलब इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट पर पहुंचने के लिए। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है कि जैसे अगर मैं इस डायरेक्शन रिएक्शन पाथ की डायरेक्शन से बात करूं, तो ये इस डायरेक्शन में तो दिख रहा है मैक्सिमम है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट के दोनों तरफ देखें, ये नीचे, इसकी स्लोप नीचे आ रही है। तो ये इस पाथ के अराउंड अलोंग जो है ये मैक्सिमम है, इसीलिए लिखा है कि ट्रांजिशन स्टेट इज मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन। अभी वन ही क्यों है वो भी अभी बात करेंगे। एंड द डायरेक्शन कनेक्टिंग द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अलोंग द रिएक्शन पाथ, और ये रिएक्शन पाथ के अलोंग ही होगी, तभी तो हम रिएक्शन पाथ या उसके मैकेनिज्म को हम लोग स्टडी करते हैं इसके बेसिस पे। और ये एक पाथ से तो रिएक्शन पाथ से मैक्सिमम होगी, लेकिन बाकी डायरेक्शन से कोई जरूरी नहीं मैक्सिमम हो, ये दूसरे डायरेक्शन से मिनिमम भी हो सकता है, जितने भी। जैसे इस पाथ को मैं ले लूँ, तो ये रिएक्शन पाथ के अलॉन्ग तो यहाँ पे मैक्सिमम है, ये फिर वो नीचे होते हुए ये प्रोडक्ट पे है। लेकिन मैं अगर इस पाथ की बात करूँ, जो यहाँ से वैली ऊपर से माउंटेन से होता ऐसे आ रहा है, तो ये यहाँ से देखिए ये तो नीचे है। हम्म, तो इसलिए बताया गया कि एक ही पाथ में मैक्सिमम हो, एक ही डायरेक्शन में, और बाकी डायरेक्शन में मिनिमम हो, तो हम लोग उसको रिएक्शन सॉरी ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है सर सैडल। मतलब सर हम्म मतलब ट्रांजिशन स्टेट पॉइंट जो है वो एक डायरेक्शन में मैक्सिमा रह सकता है, किसी दूसरे डायरेक्शन में मिनिमा भी रह सकता है, यही। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये मल्टी डायमेंशनल है, हमेशा तो हमारे पास 2D प्लॉट होगा नहीं। तो इसलिए क्या कहते हैं, वो एक डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, दूसरे या हो सकता है उसके अलावा जितने भी, अगर
10 डायमेंशन है, उसमें अगर मुझे ट्रांजिशन स्टेट मुझे अगर बताना हो स्पेसिफिक रिएक्शन पाथ पे, तो वो उस पाथ पे मैक्सिमा होगा, बाकी 9 डायरेक्शन में वो मिनिमा या मैक्सिमा तो कम से कम नहीं होगा, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो इसीलिए लिखा है कि एक डायरेक्शन में मैक्सिमा होगा और मिनिमा होगा बाकी अदर डायरेक्शन में। ठीक है। और इसको एक सैडल पॉइंट के टर्म्स में इसको फर्स्ट ऑर्डर सैडल पॉइंट भी बोलते हैं। वो क्यों बोलेंगे इसको हम लोग पहले सैडल पॉइंट देखते क्या है, फिर समझ में आ जाएगा। सैडल पॉइंट क्या है कि जिस तरीके से हमने ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बताया कि वो एक डायरेक्शन में मैक्सिमा होगा बाकी में मिनिमा होगा, तो सैडल पॉइंट इसी तरीके से ये एक जनरलाइज टर्म है। उस मतलब कि सैडल पॉइंट का एक स्पेसिफिक कंडीशन हम लोग ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग बोलते हैं कि अगर nth ऑर्डर का मतलब कोऑर्डिनेट है पीएस सरफेस है, तो ये अगर n डायरेक्शन में मैक्सिमा हो और बाकी उसके अलावा डायरेक्शन में मिनिमा हो, तो उसको हम लोग उतने ऑर्डर का जितने डायरेक्शन जितने में मैक्सिमा है उसको सैडल ऑर्डर सैडल पॉइंट बोलेंगे। जैसे सेकेंड ऑर्डर सैडल पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा इन 2 डायरेक्शन एंड मिनिमा इन ऑल रिमेनिंग डायरेक्शन। ठीक है। तो उसी तरीके से सिक्स ऑर्डर सैडल पॉइंट क्या होगा कि मैक्सिमा इन 6 डायरेक्शन एंड मिनिमा इन ऑल रिमेनिंग डायरेक्शन। ठीक है। तो ये सैडल पॉइंट समझ में आया? यस यस सर। तो उसी के बेसिस पे जो हमने जो ट्रांजिशन स्टेट की जो डेफिनेशन बताया कि मैक्सिमम इन वन डायरेक्शन और बाकी डायरेक्शन में मिनिमा, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर सैडल पॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि जैसे सर टीएस। एक और चीज पूछना था सर, इसमें जितना ज्यादा एटम्स रहेगा मतलब उतना डायमेंशनल प्लॉट बनेगा। हाँ, क्योंकि वो जिस तरह बताया ना कि ये जो पीएस है ये फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, और स्ट्रक्चर में मेनली एटॉमिक पोजीशन का है। तो जितने एटम होंगे उसके उतने उतने पोजीशंस होंगे, उतने इंटर न्यूक्लियर सेपरेशंस होगी, तो उतना मेरा डायमेंशन बढ़ते जाएगा। सर ये प्लॉट मतलब ये ये कोई भी से जैसे सॉल्वर ये वो उसमें प्लॉट कैसे होगा मल्टी डायमेंशनल? ये मतलब समझ में नहीं आ रहा है सर, मल्टी डायमेंशनल को वो किस तरीके से सरफेस दिखाएगा? ये देखो, अगर इस प्लॉट में दिख रहा होगा यहाँ से यहाँ एक अलग मार्किंग की हुई है। ठीक है। यहाँ से यस यहाँ एक सर। मार्किंग है, यहाँ से यहाँ इस पे अलग मार्किंग है, तो और इसके ऊपर ये अलग मार्किंग है। तो इसमें सारे पॉइंट्स मान लो अगर 3 डायमेंशनल की बात करें तो सारे पॉइंट्स अगर मुझे जैसे ये इस डायरेक्शन और एक्स को प्लॉट करना है, तो इसको सारे पॉइंट्स हमने रख दिए। फिर इस डायरेक्शन इधर वाले डायरेक्शन और इस जेड डायरेक्शन में करना है तो इस पॉइंट को रख दिए। फिर इसके और इसके बीच में तो तीनों म्यूचुअल के डायरेक्शन में कर लिया, और सारे को वैसे कनेक्ट करेंगे जो कि हर एक कोऑर्डिनेट मेरा सेटिस्फाई करेगा। जिस तरह एक स्फेयर ले लो, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, तो इसमें एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जेड एक्सिस भी है। तो सर इसमें फॉर मोर देन एक थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कैसे प्लॉट करेगा? ये तो करता सॉफ्टवेयर से है, लेकिन ये रियल सिस्टम में होता है। जैसे हम लोग इसमें कंप्यूटेशन वाले जो टॉपिक है, क्या नाम है इसको, मैट्रिक्स वाले में जो पढ़ते हैं कि मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स है, तो उसमें मल्टी डायमेंशनल इक्वेशंस भी मिलेंगे। तो उस इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हमें उतने उसके अलग अलग प्लॉट होंगे। इसी वजह से तो ये सारे कैलकुलेशन हम लोग सॉफ्टवेयर पे करते हैं। अगर ये 2 डायमेंशन ही होता तो आसान हो जाता, वो तो मैनुअली यस आदमी सर। करता है। तो ये जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतने कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इसमें ना, तो इसीलिए हम लोग इसको कंप्यूटेशन अप्रोच से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले क्लास में ये बताया कि ये जो हम लोग कंप्यूटेशन अप्रोच लगाते हैं इसमें बेसिकली हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसके पीछे कोई थ्योरीज है, कोई मॉडल इक्वेशन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वो अगर अगर वो इक्वेशन हमारा 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल ही हुआ, तो उसको हमें इतने महंगे सॉफ्टवेयर से सॉल्व करने का क्या पॉइंट बनता है। तो हमारे पास जितने सिस्टम्स जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतने डायमेंशंस बढ़ेंगे, उतने मेरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होगी। इसीलिए हम लोग इटरेटिव फॉर्म में हम लोग सॉफ्टवेयर से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमें प्लॉट बनाना नहीं है रियल सिस्टम में, लेकिन ये ऐसा होता है। हाँ।
तो इसको हम लोग सॉल्व करने का तरीका हम लोग मैनुअली नहीं करेंगे, तो हम लोग एक सॉफ्टवेयर की मदद से करेंगे। तो उसको विजुलाइज करने के लिए हमें समझना होगा ना कि अगर मोर देन 3 डायमेंशनल है तो हमारे क्या अप्रोच होंगे। ठीक है। यस यस सर। तो ये बाकी हम लोग और भी देखेंगे इसका एप्लीकेशन में, वो समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको कैसे अप्रोच करें। ये 3 डायमेंशनल ही विजुअलाइज करना थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू 2D। तो ये तो मल्टी डायमेंशनल है, तो वो समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ये है कि ये अब एक सेकेंड, ये वाला फिगर पूरा कंप्लीट दिख रहा है ना? यस सर। ओके ओके। तो इसमें एक अगर रिएक्शंस की बात करें कि कोई रिएक्टेंट है वो ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच रहा है, फिर वो उससे होते हुए ये प्रोडक्ट को पहुंच रहा है, तो इसको हम लोग अगर रिएक्शन पाथ के हिसाब से देखें तो ये एक रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हम लोग के फॉर्म में देखते हैं कि ये एक रिएक्टेंट है, ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है, तो यहाँ तक पहुंचा है कैसे, तो उसको एक मिनिमम एनर्जी मिली होगी जिसको वो क्रॉस करके वो एक बीच में एक इंटरमीडिएट टाइप का स्ट्रक्चर बना है। अभी ये इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। तो हम लोग ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचता है, फिर वहां से वो जब तक ये अगर मान लेते ये है ये ट्रांजिशन स्टेट का पॉइंट है, अगर ये रिएक्शन यहाँ तक ही गया, इतनी एनर्जी मिली, तो वो इधर जाएगा नहीं। इसका एग्जांपल ऐसे ले लो कि अगर हम कोई इस टाइप के कर्व सरफेस पे अगर हम कोई स्फेरिकल बॉल टाइप का छोटा बॉल इस पे रखेंगे, तो अगर इस बॉल को मुझे इस पार लेके जाना है तो एटलीस्ट वो यहाँ पे होना चाहिए, तब वो उसको वो जो है इस तरफ आने की इसकी टेंडेंसी होगी। वरना मैं इसे यहाँ रखूँ चाहे यहाँ रखूँ, हमेशा ये रिएक्टेंट की तरफ ही लौट आएगा। ठीक है। तो इसीलिए मिनिमम एनर्जी बैरियर जो है हमें जो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर एट एट दिस पॉइंट जो है, ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर है, और जो बैरियर है वो हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, तो वहाँ तक होना चाहिए, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक सिंपल किसी भी मतलब सिस्टम का बेसिक इक्वेशन का ये एक सिंपल ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में ये भी एक एनर्जी डायग्राम ही है कि ये एक रिएक्शन रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी है, और ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए तो हमें ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच की एनर्जी को देखना होगा। अगर हमें एनर्जी ऑफ रिएक्शन देखनी है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एनर्जी हमें देखनी होगी। ठीक है। तो ये समझ में आया? ये एक रिएक्शन के लिए जनरलाइज एनर्जी सरफेस समझ लो ये था। ठीक है। सर ये इसमें सर प्रोडक्ट का लोअर दिखा रहा है, ये सर सिर्फ एक्सोथर्मिक टाइप्स के लिए है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो ये एक एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल दिया है, वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, इसीलिए तो रिएक्शन एनर्जी कॉमन टर्म यूज किया गया है कि ये अगर पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा तो उसके हिसाब से हम लोग देखें कि ये एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक होगा तो हम लोग शुरू में एनर्जी दिए होंगे, एक्सोथर्मिक होगा तो बाद में रिलीज होगा। ठीक है। तो हमने यस। देखा कि इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एक मेरा है इमेजिनरी एक सरफेस है जिसपे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि कोई माउंटेन शेप स्ट्रक्चर है कि कोई पीक पॉइंट है, उसमें कुछ सैडल पॉइंट्स है, कुछ ट्रांजिशन स्टेट पॉइंट है, कुछ रिएक्टेंट्स है। तो ये सारे टर्म्स रिगार्डिंग इस पोटेंशियल एनर्जी सरफेस ये समझ में आ गया? यस सर। ओके ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग जो पढ़ते हैं तो उसमें ये यही सारे स्टेप्स होते हैं, इसीलिए उसके बेसिक टर्म्स को पहले हमने देखा कि क्या क्या टर्म्स हैं। तो और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हम जिस तरह इस पुराने इस वाले रिएक्शन में कि एक रिएक्टेंट है, एक ट्रांजिशन स्टेट मिला, प्रोडक्ट, हर रिएक्शन इतना आसान, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है बेसिकली, है ना? इसमें एक एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब कि एक ट्रांजिशन स्टेट है इसमें। तो सारे रिएक्शंस एलिमेंट्री नहीं होते हैं, बहुत सारे हैं, दो होते हैं, तीन, वो डिपेंड करता है कौन सा सिस्टम है। तो उसी तरीके एक जनरलाइज वे में एक रिएक्शन का पाथ है जिसको हम लोग एक रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें क्या है कि वो किस तरीके से रिएक्टेंट से होता हुआ मेरा प्रोडक्ट तक गया है, क्योंकि डायरेक्ट
एक ऐसे तो है नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन से चला गया या एक कर्व से चला गया। वो हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं कि कितने उसके ट्रांजिशन स्टेट्स है, उसमें कोई अगर इंटरमीडिएट है या नहीं। तो इस डायग्राम को हम लोग थोड़ा समझते हैं। जैसे ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट का पोजीशन है। एक रिएक्टेंट को हमने इस एनर्जी से उठाया, और ये इसको इस पे अगर जैसा भी हो, इस पे एनर्जी जब ये अपना रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है तो इसकी एक ट्रांजिशन स्टेट 1 मिलती है। और ये ट्रांजिशन स्टेट, हालांकि इसको पहुंचना यहाँ है। अगर मैं बोलूँ कि ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है और यही इसकी एनर्जी बैरियर है, तो वो तो पहुंच के यहीं पे रुक जाएगा। ठीक है। और ये मेरा प्रोडक्ट है नहीं, ये एक इंटरमीडिएट है। ठीक है। तो हमें ये जो इस दोनों केस में यहाँ जो दूसरी ट्रांजिशन स्टेट दिख रही है, ये इससे हायर भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है। तो जो एटलीस्ट हायर हो तो वो होगा मेरा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। जैसे TS1 TS2 जो दो ट्रांजिशन स्टेट हमें दिख रहे हैं, तो उसमें जो है एक्टिवेशन एनर्जी इस ये बैरियर नहीं होगा, ये होगा, क्योंकि ये बैरियर होने से वो इंटरमीडिएट पे ही रुक जाएगा। वो दूसरा पाथ को, मतलब ये कंप्लीट पाथ नहीं होगा, ये बीच में ही अटक जाएगा। ठीक है। तो सर एक्टिवेशन एनर्जी, ये थोड़ा ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में डिफरेंस नहीं मेरे को अच्छे से समझ में आ रहा है। सर जैसे ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो मॉलिक्यूल है वो पूरा 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 मतलब एटम्स के फॉर्म में सब सारा डिसइंटीग्रेट हो गया है ऐसा। ये दोनों और के केस सर में। हाँ, ये दोनों के ओके सर। केस में है। और अगर हम लोग ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें, तो ट्रांजिशन स्टेट को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक कहीं ना कहीं लोकल मिनिमा है ना। लेकिन इंटरमीडिएट को हम लोग नहीं कह सकते। इस स्ट्रक्चर को मत देखो, ये तो एनर्जी का कर्व है, मतलब रिएक्शन पाथ का कर्व है। जैसे इस केस में देखते हैं कि ये जो है ट्रांजिशन स्टेट, ये एक इस पाथ पे, ये मैक्सिमम पॉइंट पे ये एक स्टेट है। लेकिन इंटरमीडिएट हो सकता है बीच में यहाँ पे कोई एक अलग छोटा सा वैल्यू हो जो इसको इसको पास करके जा रहा हो। तो इसमें जो वैली वाला जो थोड़ा नीचे एनर्जी वाली होगी, उस पे हम लोग, हो सकता है वो इंटरमीडिएट हो, और वो फिर यहाँ से होते हुए पाथ करके, कंप्लीट पाथ करके, वो एक पूरा पाथ को करके वो प्रोडक्ट तक पहुँचता है। ठीक है। तो अगर इंटरमीडिएट देखा जाए तो ये भी एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। ये इसकी जो क्या बोलते हैं उसके, ये फॉर्म होते ही तुरंत वो चेंज होता है। अगर सफिशिएंट एनर्जी इसको मिल जाए तो वो फॉर्म होते ही ये यहाँ रुकेगा नहीं, तुरंत ये दूसरा अप्रोच करके ये प्रोडक्ट तक पहुँच जाएगा। तो इसकी जो टाइमिंग है, जो एग्जिस्टेंस टाइम है, इसकी बहुत शॉर्ट होती है इंटरमीडिएट्स की। और इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट का हम लोग अगर देखें तो जिस तरह ये बताया ना यहाँ पे, कि ये इसके बीच में हो सकता है कोई छोटी वैली हो जिससे वो हो के गुजरे, है ना। और ट्रांजिशन स्टेट सर एक जैसे एक एक डाउट था जैसे जैसे एक कंसिडर करते हैं कि एक रिएक्शन है ए प्लस ए प्लस बी गिव्स सी है और फिर सी प्लस बी गिव्स ई है। तो ओवरऑल हो गया सर ए प्लस टू बी गिव्स ई। तो इसमें सर जो सी है उसको ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे या इंटरमीडिएट फॉर्म बोलेंगे? वो सी जो है वो इंटरमीडिएट है ना सर? उसको हम लोग ABC के टर्म्स में इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हम, जैसे एक मैं एग्जांपल अभी दिखा रहा था, जिसे, हाँ, एक एग्जांपल आएगा इसमें। तो इसमें एक ट्रांजिशन स्टेट में क्या है ना, कि वो एक प्रोसेस होता है कि एक बॉन्ड टूट रहा है या एक बॉन्ड जुड़ रहा है। ठीक है। जैसे इस दोनों ओके सर। स्ट्रक्चर में तुमने दिख रहा होगा कि ये बॉन्ड टूटता हुआ दिख रहा है, और ये बॉन्ड, ये मतलब सॉरी, ये जुड़ता हुआ है और ये अभी टूटने वाला है। फिर इस केस में अपोजिट में है। तो एक सॉलिड बॉन्ड दिखाया गया है, एक डैश बॉन्ड दिखाया गया है। और ये एक इंटरमीडिएट में क्या है, कि ये दोनों लगभग बना हुआ है ना। क्योंकि वो एट इंस्टेंट अचानक से ना ही दोनों बॉन्ड टूट सकता है, और ना ही अचानक से दोनों बॉन्ड जुड़ा रह सकता है। तो ये बीच का एक स्टेप है, लेकिन इसकी एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से कम होगी। इसीलिए एनर्जी में ये जो है जो यहाँ पे भी दिखाया गया है कि ये दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स के बीच में ही अक्सर ये होती है। ठीक है। ओके और सर।
और इसका फिर जैसे दूसरा पाथ होगा, मतलब इसे अगर प्रोडक्ट बनना है तो ये कंप्लीट पाथ होगा, वरना ये इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा। उसमें हो सकता है, जैसे होता है ना कुछ कुछ रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि अनवांटेड होते हैं, तो वो बेसिकली इंटरमीडिएट्स वगैरह होते हैं। अगर उसको सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिली तो वो इंटरमीडिएट यहाँ पे है, उसको कोई बीच का फॉरेन पार्टिकल अगर कुछ मिला उसके साथ मिलके वो कोई दूसरा पार्ट ये बना लिया बाय प्रोडक्ट, जिसको हम लोग अनवांटेड या उसको हम लोग बाद में सेपरेट करना पड़ता है। तो अ, ये ऑब्वियस सी बात है, ये दो इसमें जो दो ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, तो ये इसको बोलते हैं हम लोग ये सिंगल, इसमें ये एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। जिस तरह इस केस में देखा है एलिमेंट्री रिएक्शन है कि इसके एक ट्रांजिशन स्टेट मिले और ये क्या कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। इस केस में क्या है कि दो ट्रांजिशन स्टेट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक रेट लिमिटिंग ट्रांजिशन स्टेट दिखा रहा है और ये नॉन लिमिटिंग ट्रांजिशन स्टेट। इसका रीज़न बता सकते हो कि इसी को रेट लिमिटिंग ट्रांजिशन स्टेट क्यों बताया गया है? देखो आर्हेनियस इक्वेशन में अगर हम लोग पढ़ेंगे इसका एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म्स में, तो इस दोनों केस में अगर इंडिविजुअली बात करें तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है ना TH2 की। तो यस सर। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो मतलब कि इस यहाँ पहुँचने के लिए इसको टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसे ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो ये स्लो है, ये स्टेप जो है स्लो है। इसका रिलेशन अगर यस हम सर। काइनेटिक्स केस से देखेंगे तो वही होगा कि ये इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी काइनेटिक्स कम होगी, तो स्लो हो गया मतलब। और स्लो स्लो रिएक्शन को ही हम लोग रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है क्या कहते हैं, उसी की बेसिस पे हम लोग उसके रेट कॉन्स्टेंट्स को निकालते हैं। और ये फास्ट स्टेप है, ये जो दिख रहा है, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसकी यस एक्टिवेशन सर। एनर्जी कम है, ये फास्ट है। तो ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसलिए इसके बेसिस पे हम लोग काइनेटिक्स को डिसाइड करते हैं कि ये कितना उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या क्या है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रेट लिमिटिंग या ट्रांजिशन स्टेट दिखाया गया। तो ये बेसिकली जो ये पूरे पाथ है, और ये कोई जरूरी नहीं कि एक ही इंटरमीडिएट हो, अगर बहुत ज़्यादा स्टेप्स में होंगे तो उतने ही इंटरमीडिएट्स बनेंगे। लेकिन कंप्लीट जब तक मेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बन जाए, वो पूरे पाथ को हम लोग रिएक्शन पाथ बोलते हैं। और जो ये जो बीच में जितने भी टर्म्स है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं कि क्या रिएक्टेंट्स है, उसके अगर ट्रांजिशन स्टेज कितने बन रहे हैं, बीच में कितने इंटरमीडिएट्स हैं, वो फाइनली एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचा है या नहीं, वो बाद में प्रोडक्ट तक पहुंचा है कि नहीं, प्रोडक्ट पहुंचने के बाद ये जो डेल्टा जी रिएक्शन या एनर्जी चेंज है, ये क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी ऑफ रिएक्शन, ये जैसे इस केस में एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हो सकता है ये एंडोथर्मिक भी हो। तो ये सारी स्टडीज जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में के अंदर आती है। ठीक है, यस तो सर। यहाँ से अभी तक में कुछ दिक्कत लग रहा है, पीएस से लेके रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, सैडल पॉइंट, ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन पाथ, रिएक्शन मैकेनिज्म, कुछ नहीं सर, डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ओके। तो अब क्या है कि टीएस की जो है ना, हम लोग जो कंप्यूटेशनल अप्रोच लगाए तो उसकी हमें पहचान जो है दो तरीके से करनी है। ऑब्वियस सी बात है, ट्रांजिशन स्टेट भी जो है जिस तरह यहाँ पे बताया कि ट्रांजिशन स्टेट में इस डायरेक्शन से तो मिनिमा है ना, इस डायरेक्शन से, तो ये भी एक यस मिनिमाइजेशन है। सर। अगर हम ट्रांजिशन, अगर कोई कैलकुलेट करे ट्रांजिशन स्टेट यहाँ से ऐसे करते हुए, ठीक है, कहाँ से, ये यहाँ से, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये पॉइंट हम बता रहे ट्रांजिशन स्टेट, तो इस पॉइंट और ये जो पॉइंट है इस दोनों में मिनिमा ये है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं हो सकता है। ट्रांजिशन स्टेट मिनिमा होगा एक डायरेक्शन में, तो इसी मतलब जो भी है इस डायरेक्शन में, इस बस रिएक्शन पाथ के डायरेक्शन में मैक्सिमा होगा, बाकी डायरेक्शन से मिनिमा होगा। तो ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन का एक पार्ट है ट्रांजिशन स्टेट का, जो हम लोग जो एवेलुएट करते हैं। तो इसीलिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग ट्रांजिशन स्टेट जो मिनिमा जो निकाल रहे हैं उसमें एनर्जी मिनिमा होना चाहिए ना, और एनर्जी मिनिमा है कि मतलब कि वो वहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा, है ना। फोर्स का भी
फंक्शन है ना इसके टर्म्स में, एनर्जी में, कि फोर्स इक्वल टू यस डी सर। डी ई ऑफ डी ई आर, डी ई बाई डी ई आर। तो अगर मेरा जीरो ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट जो अगर है वो जीरो होगा, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है ना। डी ई बाई डी आर को हम मिनिमा कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसका जो फोर्स है वो जीरो है। तो हम लोग मिनिमाइजेशन में यही करते हैं कि एनर्जी को मिनिमा करते हैं, और वहाँ पे फोर्सेस जो एटॉमिक सारे एटम्स के बीच में, वो फोर्स जीरो है। तो एक तो पहचान ये है कि ये मिनिमा का क्राइटेरिया फॉलो करेगा, कि जीरो ग्रेडियंट मतलब कि इस पे फोर्स जीरो हो। दूसरा है कि एक हेसियन एक मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं देखेंगे। बस इसमें देखेंगे कि इसमें इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी उसमें एक, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन एंड ओनली वन इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है। तो इसका एक पहचान है ट्रांजिशन स्टेट का, हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे। तो एक तो जीरो ग्रेडियंट मतलब कि वो कन्वर्ज होगा, मिनिमम एनर्जी होगी या फोर्स जीरो होगा, और उसका एक जो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी वो एक इमेजिनरी, और एक सिर्फ और एक होना चाहिए। ये नहीं कि दो अगर इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी है तो वो ट्रांजिशन स्टेट नहीं है, वो सैडल पॉइंट है। वो अभी सैडल पॉइंट में ही बताया था। सैडल पॉइंट सेकेंड ऑर्डर क्या है कि मैक्सिमा इन टू डायरेक्शन, मिनिमा इन ऑल रिमेनिंग डायरेक्शन। ट्रांजिशन स्टेट था कि मैक्सिमा इन वन डायरेक्शन, इसीलिए उसी मैक्सिमा डायरेक्शन में एक निगेटिव फ्रीक्वेंसी मिलता है। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर सैडल पॉइंट में हमें दो निगेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा। nth ऑर्डर सैडल पॉइंट में हमें n इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी मिलेगा। लेकिन हमें अगर ट्रांजिशन स्टेट की हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें एक, सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी चाहिए, और ये जो मिनिमा का क्राइटेरिया है जीरो ग्रेडियंट या नेट फोर्स जीरो, ये होना चाहिए। तो ये एक इसकी पहचान है, हम सर कैसे ये देखें। हेसियन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ये जो है ना, मतलब जो तुम कोर्स कर रहे हो ना, क्या नाम है वो, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, ये थ्योरी यस वहाँ सर। से आता है ना। ये पूरा वेव फंक्शंस को सॉल्व करके अपना डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं। उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एगन वैल्यूज, एगन वेक्टर्स होते हैं। तो वो पूरा थ्योरेटिकल वो अप्रोच है, लेकिन हम लोग अभी सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसीलिए बताया ना ये। बस उसको सिंपल भाषा में क्या करना था कि ये एक इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी हमें पहचाननी है, कि जो उसमें जो फ्रीक्वेंसी जो मिलेंगे हमें सॉफ्टवेयर से, वो एक निगेटिव फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, बाकी पॉजिटिव हो। ठीक है। और ये हैसियन वो तो तुम्हें उसमें सर पढ़ाएंगे कि वो हैसियन हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते भी नहीं है। ये ऑटोमेटिकली जो है ना सॉफ्टवेयर इसको कैलकुलेट करता है। वो कैलकुलेट करके ही हमें फ्रीक्वेंसी बताता है, और हम लोग बस फ्रीक्वेंसी को पहचान के हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट है या सैडल पॉइंट है, या मेरा मिनिमाइजेशन सही से हुआ या नहीं है। ठीक है। ओके सर। तो चूंकि टीएस जो है वन ऑर्डर सैडल पॉइंट है, इसलिए वन इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अगर इन केस nth ऑर्डर सैडल पॉइंट होगा तो ऑब्वियस सी बात उसमें n इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी, एक मतलब जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट और उसकी पहचान, इतना में कोई दिक्कत। सर ये इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब इमेजिनरी मतलब क्यों लिख रहा है ऐसे? इमेजिनरी इसलिए कि वो फ्रीक्वेंसी माइनस में है, निगेटिव में है। उसको अगर हम लोग इससे अगर वही ओके। मैट्रिक्स वाला टर्म्स में समझे तो उसकी आइगन वैल्यूज जो होती है वो निगेटिव आती है, हालांकि पॉजिटिव आनी चाहिए। इसीलिए उसको उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी हम लोग को मिलता है उसको इमेजिनरी बोलते हैं, कि वो एग्जिस्ट एग्जिस्ट तो करती है। जिस तरह हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं ना, कि हम लोग पढ़ते रियल नंबर है, लेकिन कुछ कुछ सिस्टम्स ऐसे हैं जो इमेजिनरी सिस्टम को, या जो कॉम्प्लेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट आता है, तो उसी तरीके से हम लोग इसको इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी की पहचान के बस निगेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी होनी चाहिए। ठीक है। तो ये बहुत सारे ओके सर। कैलकुलेशन में एक से ज़्यादा भी निगेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीएस होगा ही नहीं, है ना। तो उसको टीएस का पहचान ये है कि एक ही होनी चाहिए, ज़्यादा है इसका मतलब वो टीएस नहीं है। ठीक है। ओके सर। ओके। अब क्या है, हम लोग आज सिर्फ, इसके अलावा ये तो बेसिक्स थे, सिर्फ हम लोग ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो तुम लोगों ने उस टास्क में किया होगा।
तो ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन जो है, हम लोग इसके जो कीवर्ड्स है ऑप्ट है, ओपीटी है, तो हम लोग क्यों करते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। और इसको हम लोग करने की ज़रूरत क्या है? तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें हमने कुछ कुछ जो ऑब्जर्व किया वहाँ से मैंने इसको देखा है कि मॉलिक्यूल्स में भी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर सोर्सेस या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट। जैसे कि हमें चाहिए कि जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन की ही मॉलिक्यूल ले लिया, या कोई भी केमिकल्स या फेनॉल्स वगैरह की मॉलिक्यूल्स हमने लिया, तो वो वेबसाइट्स पे भी उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। या हमने किसी और सॉफ्टवेयर, जैसे गॉसियन की तरह और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे एवोगैड्रो है, केमड्रॉ है, उसमें भी हम लोग करते हैं। तो अगर मैं वहाँ से लाया हूँ और गॉसियन में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए वो फॉरन ये हो गया मॉलिक्यूल्स, तो उसको हमें कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले बेहतर है कि उसको ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। तो एक तो ये रीज़न है कि हम कहीं से भी अदर सोर्स से किसी ने उसके कोऑर्डिनेट्स में एक भी अगर कुछ डिजिट चेंज हुए तो वो मेरे ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री नहीं हुई, तो इसलिए ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। या अगर ऑप्टिमाइज किया है लेकिन पता ही नहीं है वो कौन से बेसिस सेट पे यूज़ किया है, मेरा स्पेसिफिक बेसिस सेट है कि मैं इस बेसिस सेट पे काम करना है, और मुझे किसी ने मॉलिक्यूल दिया कि ये ऑप्टिमाइज है, उसकी बेसिस सेट मुझे पता ही नहीं, तो उसको शुरू करने के लिए हम अपने बेसिस सेट जो हम डिज़ायर, हमें ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें सेट करके फिर हमें ऑप्टिमाइज करना है। और क्या है कि जो भी हमें फर्दर आगे कैलकुलेशन करनी है, कि फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करनी है, या ट्रांजिशन स्टेट की, या आईआरसी कैलकुलेशन करनी है, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन आसान होता है, क्योंकि अगर हम ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री नहीं होगी तो वो ट्रांजिशन स्टेट हमें मिलेगी ही नहीं। तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं मिलेगी तो हमें फिर उसकी रिएक्शन पाथ नहीं मिलेगी, आईआरसी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। जिस तरह इस केस में यहाँ पे जो बताया था कि ये जो कर्व है, अगर ये ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला ही नहीं, तो मुझे ये रिएक्शन पाथ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट लोकेट नहीं होगी। अगर मेरी ये रिएक्टेंट जो है यहाँ पे रह गया, तो यहाँ से ये ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री है नहीं, ये हो सकता है इसको ये पाथ ट्रेस करेगा, करने की कोशिश करेगा, और पता चला कि इस पाथ पे ऐसी कोई रिएक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ना ही हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, ना ही हमें रिएक्शन पाथ मिलेगा, ना हमें प्रोडक्ट मिलेगा। उसके तो जितने भी आगे कैलकुलेशन है वो सारे हमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये एक था कि आगे कैलकुलेशन के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा है कि कोई भी हमें करेक्ट एनालिसिस करनी है, कि हमें अब रिएक्शन पाथ अगर मिल गए तभी तो हम बताएंगे ना कि ये इस पाथ से ये प्रोडक्ट बन सकता है, या ये फिजिबल है कि नहीं ये रिएक्शन, या ये रिएक्शन में बना, इसके बीच में कोई इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं तो उसको, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। तो अगर हम बीच के किसी स्टेप्स को यूज़ कर रहे हैं, उस मॉलिक्यूल्स को या उसके प्रॉपर्टीज़ को, तो अगर हमने ऑप्टिमाइज करके ही नहीं रखा है तो वो हो सकता है वो गलत प्रॉपर्टी बताएगा, उस मॉलिक्यूल्स के भी, उस इंटरमीडिएट्स के भी, उस रिएक्शन पाथ के भी। तो इसलिए जो है ये बहुत ज़रूरी है कि जो ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन करना। तो ये वाई, इसका रीज़न समझ में आया क्यों हम लोग ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज करते हैं? यस सर। ओके। तो अब क्या है, इसके तरीके क्या है? इसमें बहुत सारे हैं। अब हमें अगर शुरुआत में बस बेसिक कैलकुलेशंस करनी है, तो हम कोई भी एक स्मॉल बेसिक सेट लिया, उसको हम लोग पुअर लेवल ऑफ थ्योरी, या समझ लो लेस एक्यूरेट अप्रोच जो है, पे हमने इसको स्टार्ट करके ऑप्टिमाइज कर लिया। हालांकि अगर हमें आगे बहुत स्पेसिफिक इसके एनालिसिस करनी है, तो हमें उतनी अच्छी थ्योरी यूज़ करनी होगी जो कि मोर एक्यूरेट हो। तो एक सिंपल है कि हम अगर स्टार्ट करें तो बेसिक स्मॉल बेसिक सेट यूज़ करके, ताकि वो कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी उसमें कम है। और अगर हमारे जिस जो एग्जांपल हमने तुम लोगों को दिया था वो करने के लिए, उसके फर्दर हमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों उसको हायर बेसिस सेट कर पे ऑप्टिमाइज करके हम टाइम को ख़राब करें, ठीक है। तो इसीलिए है कि स्मॉल बेसिस सेट करके लेस एक्यूरेट अप्रोच हम लोग करके वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन में होता सर क्या कौन सा बेसिस सेट लेना होता है, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग? है? हाँ, वो भी आएगा, वो उसका एक बेसिस सेट पे एक अलग ही क्लास होगी, ठीक है, कि हम लोग किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के पे कैसे बेसिस सेट लेंगे,
कौन से मॉडल लगाएंगे, वो आएगा थ्योरी में। ठीक है, ओके सर। वो वो आपस में वो खुद एक बहुत बड़ी टॉपिक है समझो एक तरह से। उसको बेसिस सेट सेलेक्ट करना एक चैलेंजिंग ही काम है, तो वो हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, इसीलिए अभी बेसिस सेट को अभी सिर्फ सिंपल रख रहे हैं कि एक सिंपल छोटा सा बेसिस सेट लेते हैं। ठीक है, अब क्या है इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये इसी को हम लोग जो है अभी जो ग्रेडियंट वाली बात कर रहा था यही चीज़ है। ये इक्वेशन है एफ इक्वल टू माइनस डी ओ बाई डी आर, ये पोटेंशियल फंक्शन का पोजीशन, एटॉमिक पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये फोर्स का फंक्शन है। तो इट कैलकुलेट द फोर्स ऑन ईच एटम बाय इवेल्युएटिंग द ग्रेडियंट। फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं, तो एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक पोजीशन। ठीक है, तो डी यू बाई डी आर, तो पहले ही बताया कि कोई भी हम इनपुट डालते हैं तो एटम्स की पोजीशनिंग हम खुद से इनपुट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एक एटम दूसरे एटम से कितने दूरी पे है और कितने डिस्टेंस पे मतलब कितने एंगल्स पे है, तो हम लोग सारा एक इनपुट दे रहे हैं। वो बॉन्डेड है या नॉन बॉन्डेड है, तो इसके वजह से बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड होने की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट्स पूरे सिस्टम में होती है, जिसको हम लोग फोर्स के टर्म में डिफाइन करें तो डी यू बाई डी आर है उसका नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन में इसी चीज़ को कैलकुलेट करती है, डी यू बाई डी आर। जैसे यू को मिनिमम करना है ना, तो यू को हम लोग उसका फर्स्ट डेरिवेटिव से उसको कैलकुलेट करते हैं, और जब ये मिनिमम हो जाएगी तो उस मिनिमम पे वही फोर्स जीरो हो गई, जो हम लोगों ने देखा भी कि हम लोग जो है एनर्जी की मिनिमाइजेशन करते हैं और उस मिनिमम स्ट्रक्चर पे हमारी फोर्स को जीरो वो कैलकुलेट करता है। फोर्स की जो है वैल्यू जीरो के करीब होनी चाहिए। और इसी अगर मुझे वो मिल गई उस पॉइंट को हम लोग स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। ये स्टेशनरी पॉइंट कॉमन टर्म है, ये रिएक्टेंट्स के लिए अलग है, ट्रांजिशन स्टेट्स के लिए अलग है, प्रोडक्ट्स के लिए अलग है, इसलिए एक सिंपल स्टेशनरी पॉइंट बोल रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू वर्ड यूज नहीं किया गया, क्योंकि इस केस में देखो कि इस डायरेक्शन में भी इसका ये मिनिमाइजेशन करके ट्रांजिशन स्टेट निकाला गया है। इसकी ओवरऑल ये वैल्यू है जो कि रिएक्टेंट्स का है, ये प्रोडक्ट है, इसलिए कॉमन वर्ड यूज किया गया यहाँ पे कि ये एक स्टेशनरी पॉइंट है। अब क्या है कि ये जो ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री मिली, ये कोई जरूरी नहीं कि ये ग्लोबल मिनिमा हो, है ना, कि ये पूरे पोटेंशियल एनर्जी सरफेस का सबसे मिनिमम पॉइंट हो, ये कोई जरूरी नहीं हो सकता। वो एक स्पेसिफिक पाथ या स्पेसिफिक रीजन में हो सकता है मिनिमा हो, मतलब लोकल मिनिमा वो मिल सकता है, ग्लोबल होने का कोई इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, और इसमें एक है जो वही फ्रीक्वेंसी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसको वाइब्रेशनल एनालिसिस भी बोलते हैं, कि फ्रीक्वेंसी जो के बेसिस पे हम लोग देखते हैं कि वो उसका आसपास के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन कैसा है, उसके वाइब्रेशन कैसी है, उसके बेसिस पे हम लोग उसकी एनर्जी भी देख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी जो भी हम लोग ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमा है या ट्रांजिशन स्टेट है, वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस से हमें पता चलेगा। तो सिर्फ ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन से स्टेशनरी पॉइंट के बारे में पता चलेगा। अगर हम उसकी वाइब्रेशनल एनालिसिस मतलब फ्रीक्वेंसी करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी पता चलेगा कि वो उसमें इमेजिनरी फ्रीक्वेंसी है भी या नहीं है, या है तो कितनी है। ठीक है, तो ये एक बेसिक ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन है। इसके सर बाद इसमें इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन को कंसिडर करते हैं क्या, या फिर आप सिर्फ एटॉमिक लेवल तक जाते हैं सर? नहीं नहीं बताया तो, इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन ही इसमें कंसिडर होता है, कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम सिस्टम में बता रहे हैं कि इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो दो वजह से है, या तो एटम टू एटम बॉन्डेड है, बॉन्डेड इंटरेक्शन की वजह से, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी होगी। ठीक है, और ओके ओके सर। दूसरा है नॉन बॉन्डेड, जो कि बस दो एटम जो है सेपरेट है दूरी पे, लेकिन उसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि थ्योरी के हिसाब से आइडियल कंडीशन क्या है कि वो दोनों अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे होगा तभी हम उसके वजह से पोटेंशियल जीरो होगा, वरना कुछ ना कुछ उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कलेक्टिवली उस पूरे मॉलिक्यूल्स के सिस्टम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को हम लोग मिनिमा करते हैं इस प्रोसीजर में जो बताया गया, और फोर्स उस पर वहाँ पे जब जीरो हो गया वो कैलकुलेट करके बता दिया हाँ ये मिनिमम एनर्जी पॉइंट है, इस पे फोर्सेस जीरो है, उस बता दिया कि ये एक स्टेशनरी पॉइंट है। तो ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन का एक है सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट को डिटेक्ट करना।
अगर हम इसमें फ्रीक्वेंसी एनालिसिस कर रहे हैं तो हम लोग उसका ट्रांजिशन स्टेट को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ट्रांजिशन स्टेट है या नहीं। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है बताओ? ओके, नहीं सर। तो इसको जो है ना, इसमें जो कैलकुलेशन टाइप्स है गॉसियन में, इसमें बेसिकली 3 टाइप्स है, लेकिन इसमें 4 दिखाया होगा। ये एक ही टाइप के हैं, उसके बस उसके सब टाइप समझ लो। तो ओवरऑल हम लोग समझते हैं कि इसके 4 तरह के हैं। एक मिनिमा है जिसको हम लोग बेसिकली मिनिमाइजेशन बोलते हैं, जो कि इसके इसमें जो है, यहाँ ये जो मिला है मुझे रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट जो भी, या इस तरफ का प्रोडक्ट, तो जो मुझे वैली टाइप का एकदम जो ऑप्टिमाइज इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर जो मिलता है, वो हम लोग मिनिमा या मिनिमाइजेशन के मेथड से हम लोग पता करते हैं कि एनर्जी कहाँ पे मिनिमम है, जो अभी बताया। बाकी एक जो बाकी जो तीनों अप्रोच दिख रहा है, ये ट्रांजिशन स्टेट के लिए मेनली है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट्स में एनर्जी तो मिनिमम होगा ही, उसके साथ साथ बस फ्रीक्वेंसी की बस अलग पहचान है कि फ्रीक्वेंसी उसकी नेगेटिव एक है तो वो ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी को के कैलकुलेशन के लिए जो है, ये टास्क तो होगा ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन में, लेकिन इसके मदद से हम लोग देख पाए कि ये मिनिमा है, लेकिन इसके बाद में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे तो फ्रीक्वेंसी से हमें फिर पता चलेगा कि मिनिमा तो था, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट्स है या सैडल पॉइंट्स है, इसका एनालिसिस। ठीक है, तो ये ओके जो हम सर। लोग शुरू शुरू में जो हम लोग उसमें तुमने टैब में देखा होगा कि मिनिमाइजेशन में है, तो मिनिमाइजेशन के बाद ये 3 से 4 ऑप्शन हमारे इसमें आते हैं, इसका सब पार्ट में बाद में, जिसमें मिनिमा बाय डिफॉल्ट रहता है। तो टीएस बरनी में हम लोग क्या करते हैं कि एक गेस स्ट्रक्चर हम देते हैं कि हाँ, इस टाइप का, कि यही ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, अ, हम हमने एक रैंडम गेस दे दिया कि इस टाइप का ही, जिस तरह इस केस में यहाँ पे भी जो दिखाया था, ये जो है यहाँ पे टीएस, ये हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, CH3 बीच में, इस तरफ OH अलग, इस तरफ ये ब्रोमीन अलग है। तो हमने ये स्ट्रक्चर इतने इतने जो भी डिस्टेंस पे है, इसको हमने बनाया एज ए वन इनपुट मॉलिक्यूल, जो पूरा मॉलिक्यूल विंडो में डाला। तो सिर्फ इसके इस मॉलिक्यूल को डाल के हम अगर एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग टीएस बरनी में वहाँ पे सेट करके रखेंगे कि टीएस बरनी में वो देखेगा कि ये ऑप्टिमाइज हो पाया कि नहीं, ये मिनिमा की तरफ जाएगा। फिर हम उसकी फ्रीक्वेंसी अगर चेक कर लेंगे, अगर एक निगेटिव फ्रीक्वेंसी है मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, टीएस बरनी और मिनिमा में समझ में आया डिफरेंस क्या है? हेलो। यस सर, यस सर। ठीक है। अब क्या है, ये QS T2 और QS T3 ये एक अलग थ्योरी के बेसिस पे आती है, लेकिन इसका भी मेन काम है हमारा ट्रांजिशन स्टेट को लोकेट करना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि QS T2 में हम लोग जिस तरह एक, अगर मुझे पता है ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो अलग अलग विंडो में हम लोग रखते हैं। कैलकुलेट वाला वो बताएंगे 2 विंडो कैसे आता है। ठीक है, इसके डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताएंगे इसका। ये दो दो मतलब एक रिएक्टेंट चाहिए, एक प्रोडक्ट चाहिए, उसके बीच में ये ऑप्टिमाइज करके ट्रांजिशन स्टेट को खुद कैलकुलेट करके देगा। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा रिएक्टेंट को डाला और प्रोडक्ट को डाला उसके बीच में वो ट्रांजिशन स्टेट दे ही दिया है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जो कैलकुलेट कर रहा है कौन सा पाथ को कर रहा है, मेरा अप्रोच सही है कि नहीं, मेरा ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री सही से हुआ है कि नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर वो सारे फिजिबल होते हैं तभी हमें ट्रांजिशन स्टेट इसमें मिलेगा, मतलब एक ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री मिल जाएगी, उस ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री की फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे, तो हमें अगर एक निगेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई तो हमें ट्रांजिशन स्टेट QS T2 की मदद से मिल गया। ठीक है, ओके सेम सर। सेम अप्रोच है QS T3 में, बस 3 से ही समझ में आ रहा है, इसमें 3 विंडो वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इसमें हम लोग एक रिएक्टेंट रहेगा, एक प्रोडक्ट रहेगा, और बीच में एक गेस, रैंडम गेस देंगे कि हम ये शायद उस जो ट्रू ट्रांजिशन स्टेट है उसके अप्रोच के आसपास में हम मॉलिक्यूल, अगर इस रिएक्शन पाथ को देखा है, तो हमने ज्योमेट्री ऑप्टिमाइज करके रिएक्टेंट को बना के रख लिया एक विंडो में।
दूसरे विंडो में हमने क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को रख लिया, और ये मुझे लोकेट करना है, तो हमें एक अंदाजे में एक मॉलिक्यूल हो सकता है उस इस एनर्जी लेवल का हो या इस एनर्जी के लेवल का हो, तो वो इसी डायरेक्शन में इसको वो सर्च करेगा, इस डायरेक्शन में। वो अगर वो इस यहाँ तक मॉलिक्यूल वो पहुंच गया तो वो बता देगा कि ये पाथ है और ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है। तो QS-T3 में हमें 3 मॉलिक्यूल्स चाहिए, एक गैस चाहिए, बाकी एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट। QS-T2 में हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए, एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये चार जो है बेसिकली ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन के को हम लोग डिफरेंट अप्रोच से हम लोग निकालते हैं, जिसमें कि 3 ट्रांजिशन स्टेट्स के हैं और एक सिंपल मिनिमाइजेशन का है। तो ये टाइप्स की समझ में आए? यस सर। ठीक है। अब जो है जैसे हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड या और भी सिंपलेक्स मेथड में जो कैलकुलेट करते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसको इटरेशन जो हम लोग करते हैं प्रीवियस स्टेप्स का उसके करंट स्टेप से, तो देखते हैं कि कितने डिफरेंस आ रहे हैं, है ना। उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं ये सिस्टम मेरा कन्वर्ज हुआ है कि नहीं। तो इसमें तो बताया है कि हम लोग जो है फोर्स को जीरो करते हैं, क्योंकि मिनिमाइजेशन कर रहे हैं हम लोग एनर्जी का। तो फोर्स मेरा जीरो है कि नहीं, तो वो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू उस गॉसियन में सेटअप की गई कि इतना होना चाहिए एटलीस्ट। इससे कम हो, 0.00045 से कम हो फोर्स की वैल्यू, तो मेरा मान लिया जाएगा ये कन्वर्ज है। अगर इससे ज़्यादा है तो वो कहेगा कि यू नीड मोर इटरेशन, और तुम्हारा गैस मॉलिक्यूल सही नहीं है, मतलब वो बेसिकली ये कन्वर्ज नहीं हुआ अगर इससे ज़्यादा अगर है तो फोर्स की वैल्यू। तो ये 4 क्राइटेरिया ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, वो ऑटोमेटिक वो लोग डिटेक्ट करते हैं। इसमें एक RMS फोर्स, क्योंकि फोर्स वैल्यू हो सकता है कन्वर्ज कर जाए, लेकिन RMS रूट मीन स्क्वायर इसका एक एडिशनल क्राइटेरिया है, एक इसका कंप्यूटेशनल अप्रोच का कैलकुलेशन का एक तरीका है कि हम उसके RMS वैल्यू को भी चेक करते हैं। उसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट का होने चाहिए सारे जीरो, मस्ट बी एसेंशियली सारे जीरो। तो वो जीरो में कितना, ये गॉसियन सॉफ्टवेयर की सेटअप वैल्यू है कि इतनी से कम हो जाए तो कन्वर्ज होगी, अगर नहीं है तो हो सकता है उसको और ज़्यादा स्टेप्स चाहिए। ठीक है। ये तो कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है 4। ये बस बताया कि हाँ, ये अगर तुम्हें लॉग फाइल में ये 4 कॉलम दिखेंगे कि फोर्स कन्वर्ज यस, फोर RMS कन्वर्ज यस, डिस्प्लेसमेंट कन्वर्ज यस, RMS डिस्प्लेसमेंट यस। तो ये चारों अगर तुम्हें यस यहाँ मिल गया मतलब कि मेरा हो चुका है। हालांकि उसका बताया था कि नॉर्मल टर्मिनेशन अगर लॉग फाइल में तुम्हें दिख रहा है तो वो तुम्हारा सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि तुम्हारा नॉर्मल टर्मिनेशन हो और ये चारों का चारों कन्वर्ज हो सकता है दो ही हो, दो ना हो, तो उसमें कुछ न तुम्हारे मॉलिक्यूल्स में कुछ गड़बड़ है जिसको तुम्हें बाद में रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है 4। ठीक है। कुछ पूछना है? सर मतलब इसमें चारों अगर मॉलिक्यूल्स है ये तो चारों कन्वर्ज करेगा ही, चारों क्राइटेरिया के लेके। हाँ 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 हाँ। मतलब ये चारों क्राइटेरिया अगर कन्वर्ज हो गए, इसका मतलब तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन 100% सक्सेसफुल हो गया। अब उसको फर्दर आगे कैलकुलेशन के लिए तुम उस मॉलिक्यूल्स को यूज कर सकते हो, उसके कोऑर्डिनेट्स को यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके। अब क्या है कि ये ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन तुमने कर लिया, इससे तुम्हें मिलेगा क्या? हाँ। तो इससे हम लोग क्या है कि एटॉमिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑप्टिमाइज मॉलिक्यूल मिल सकता है। ठीक है। कि जो भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग कोई भी एटम को इनपुट में डालते हैं तो उसका इनपुट फाइल में ही तुम्हें दिखेगा कि इसके फलाना फलाना कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ऑप्टिमाइज मॉलिक्यूल में उसके एग्जैक्ट स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, है ना, वो लॉग फाइल में तुम्हें मिल जाएगा। फिर क्या है कि ऑप्टिमाइज पैरामीटर, तो कितने डिस्टेंस में कौन से एटम्स है, कितने एंगल्स पे है, कितने डायहेड्रल एंगल्स पे, सारे वो पैरामीटर जो है ऑप्टिमाइज्ड होंगे उस ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री में। ठीक है। फिर क्या है, एक होमोलोमा एनालिसिस है। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस है। ये मॉलिक्यूलर थ्योरी पे आगे की ये एनालिसिस है। मतलब इससे इस एनालिसिस ये समझ लो एक तरीके से बैंड गैप हम लोग पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जितना कम बैंड गैप होगा उतना है, तो ये एकदम वही उसी कॉन्सेप्ट पे है कि जितने कम दोनों के बीच में डिस्टेंस होंगे उतना मेरा रिएक्टिव होगा, उतने भी। ये इसकी अलग एक एनालिसिस है, ये हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। ओके बाकी सर। क्या है,
उस पे एटॉमिक चार्जेस बहुत तरीके होते हैं, तो इसमें स्पेसिफिक मॉलिक्यूल एटॉमिक चार्ज है कि इंडिविजुअल एटम पे कितने चार्ज है, किसी पे -0.12 है तो किसी में +0.32 है। ये हमें ऑप्टिमाइज ज्योमेट्री के बाद ये उसको हम लोग देख सकते हैं। फिर क्या है, इसके डायपोल मोमेंट्स, ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल्स कितना पोलर है, कितना नॉन पोलर है, किस उसकी पोलरिटी के डायरेक्शन किस तरफ है, तो हम लोग डायपोल मोमेंट, ये सब सारा चीज हम लोग ऑप्टिमाइज करने के बाद हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। तो इतना तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर। ओके, तो ये एक सैंपल प्रॉब्लम है ना, जो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट, ऑप्टिमाइजेशन सारे पढ़े, ये सारे ABCD भी हैं। इसे मतलब देख के बताना है विथ वैलिड रीजन कि बी पे कौन से इसमें मॉलिक्यूल्स आएंगे, डी पे, ये मतलब बाद में बताना है, अभी की जरूरत नहीं है। सी पे कौन से होंगे, ए पे कौन से है, ई पे कौन सा, ठीक है, एक सैंपल प्रॉब्लम है। ओके, तो आज इतना ही ओके सर। रहने देते हैं, ठीक है। ओके सर। और क्या कहते हैं, उस जो प्रॉब्लम दिया था उससे कुछ अगर पूछना हो तो बताओ।